नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। 10 साल में पहली बार होने जा रहा है कि जितनी निगाहें सरकार पर रहेंगी, शायद उससे कहीं ज़्यादा निगाहें अपोज़िशन पर लोगों की रहने वाली है। क्योंकि इस बार अपोज़िशन की जो संख्या है, जिस संख्या बल के साथ इस बार वो लोकसभा में नज़र आएगा, वो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार के पसीने छुटाने के लिए या सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए या उसको नाको चने चबवाने के लिए काफ़ी है। और जिस तरह के आक्रामक मूड में पूरा विपक्ष नज़र आ रहा है, वो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने जा रहा है। ये तो बात रही विपक्ष की, लेकिन दूसरी तरफ सरकार में शामिल जो दल है, यानी कि जो एनडीए का हिस्सा है, वो कैसे नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वानगी आपको स्पीकर पद के चुनाव को लेकर आप कुछ देखने के लिए मिल जाएगी। अभी चंद्रबाबू नायडू उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि स्पीकर एनडीए का होना चाहिए, यानी स्पीकर बीजेपी का नहीं बल्कि एनडीए का होना चाहिए, यानी कि आप इससे अंडरलाइन करके पढ़े तो टीडीपी का होना चाहिए। आपको पता है कि शुरू से ही जब से एनडीए में शामिल होने की बात है, जब से सरकार में शामिल होने की बात है चंद्रबाबू नायडू की, तब से उनकी ये शर्त तस से मस नहीं हुई है। उनकी शर्त वही की वही है कि स्पीकर टीडीपी का बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब भी वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, वो टीडीपी जो है वहां पर उसको स्पीकर का पद मिला है। और चंद्रबाबू नायडू जो कि किंग मेकर की भूमिका में है, दो जो किंग मेकर हैं, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। तो नीतीश कुमार तो एक तरह से सरेंडर की भूमिका में है फिलहाल, अगर हम बात करते हैं स्पीकर पद को लेकर। लेकिन टीडीपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्पीकर एनडीए का होना चाहिए, यानी टीडीपी का होना चाहिए। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी को, इस भारतीय जनता पार्टी को कोalition की गवर्नमेंट चलाने, उसका जो धर्म होता है वो मालूम ही नहीं है। सबसे पहले आपने उसको मंत्रिमंडल के विस्तार मंत्रिमंडल में देखा कि किस तरह से जब कैबिनेट का बंटवारा किया गया, जब डिपार्टमेंट्स दिए गए, तब किस तरह से उन्होंने तमाम मलाईदार जो डिपार्टमेंट है वो अपने पास रखे और सिर्फ 11 मंत्रालय ही जो सहयोगी दल है उनको दिए गए। और जब अब स्पीकर पद की बात आ रही है, तब भी आप ये देखें कि ओम बिरला का नाम बहुत आगे चल रहा है। कई मुलाकातें बीजेपी के अलग अलग नेता उनसे कर चुके हैं और इससे अब ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या मनमाने तरीके से ओम बिरला का नाम एक बार फिर से बीजेपी स्पीकर पद के तौर पर सामने लेकर आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या टीडीपी इस पर मानेगी? क्या और दूसरे सहयोगी दल एनडीए के वो मानेंगे? क्या आगे घमासान होने जा रहा है? आपको मैं बता दूं कि 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू होना है। उसके शुरू के 3 दिन जो नए चुनकर सांसद आए हैं वो शपथ लेंगे और उसके बाद फिर असली इम्तिहान भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का शुरू होने जा रहा है स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि यही सबसे बड़ा पेच है। आपको पता है कि क्यों टीडीपी चाहती है कि उसके पास स्पीकर पद रहे, क्योंकि उसे बखूबी अंदाजा है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी 240 पर टिकी हुई है और जिस तरह की ये पार्टी रही है और जिस तरह का 10 साल का उसका रवैया रहा है, वो ये कोशिश करेगी कि कैसे उसके 240 का आंकड़ा 272 पर वो अपने दम पर कर ले। और ऐसे में वो तोड़फोड़ करेगी, पार्टियों को तोड़ेगी, सांसद की खरीद फरोख्त होगी और ऐसे में टीडीपी चाहती है कमान उसके हाथ में हो और स्पीकर पद जो है वो उसके पास रहे। और ऐसे में कि सवाल कई उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या अब नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है? क्या स्पीकर पद को लेकर बात पूरी तरीके से अटक गई है? और अगर स्पीकर पद पर अपनी मनमानी दिखाती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आने वाली तस्वीर क्या होगी? क्योंकि आपको पता है कि विपक्ष पूरा तैयार बैठा है कि अगर टीडीपी की तरफ से कोई भी नाम सामने आता है तो वो इसको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर विपक्ष ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने यहां मांग की है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो उसको दिया जाए, जैसे यूपीए 1 यूपीए 2 में हुआ है और अब उसकी संख्या 234 बल्कि मैं कहूंगी अब तो 237 हो गई है। तो ऐसे में उसकी मांग है कि डेप्यूटी स्पीकर पद जो है वो विपक्ष को दिया जाए। तो पूरा का पूरा घमासान आपको 24 जून के बाद से देखने के लिए वहां मिलेगा। इस बीच राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू एक अखबार को दिया है, फाइनेंशियल टाइम्स को, जिसमें राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उसमें से जो चंद बातें हैं वो मैं आपको सामने रखना चाहूंगी, इसलिए कि आप इससे समझिए कि आने वाले दिन
इस नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कितने मुश्किल भरे होने जा रहे हैं और सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है। इस तरह के तमाम अंदेशे जताए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो सरवाइव करने के लिए संघर्ष करेगी, यानी कि वो चलने के लिए, आगे अपनी सरकार को चलाने के लिए वो संघर्ष करती हुई नजर आएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि संख्या जो फिलहाल उनके पास है वो ऐसे नाजुक मोड़ पर है, या इतनी नाजुक वो संख्या है, इस तरह की संख्या है कि एक भी दल इधर से उधर गया तो पूरी बाजी पलट सकती है, पूरा रुख जो है वो पलट सकता है। और ये कहना है राहुल गांधी का, और एक भी इतनी सी भी इधर से उधर बात हुई तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो गिर सकती है। ये राहुल गांधी का कहना है जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है। लेकिन स्पीकर पद को लेकर कितनी उलझ गई है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कितनी मुश्किलें उसके लिए पैदा हो गई हैं और आगे उसका रास्ता कितना कठिन, कितना जटिल है, और टीडीपी उसके लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि टीडीपी दो बैसाखियों में से एक है जिस पर पूरी की पूरी ये सरकार टिकी हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। जाने माने पत्रकार जो बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, राकेश पाठक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और मेरा सवाल आपसे ये कि टीडीपी ने जो मामला पूरी तरीके से फंसा दिया है, वो कह भी रहे हैं सब कुछ और नहीं भी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो स्पीकर है वो एनडीए का होना चाहिए, यानी कि अंडरलाइन करके इसको हम देखें, बिटवीन द लाइंस पढ़े तो उनका कहना यह है कि टीडीपी का होना चाहिए। वो मनमानी जो आपने जब मंत्रालयों का विभाजन किया, जब आपने अपना कैबिनेट बनाया, उसमें की, वो स्पीकर पद को लेकर नहीं होगी, जहां 61 मंत्रालय मलाईदार आपने अपने पास रखे और 11 में पूरे के पूरे एनडीए को आपने निपटा दिया। देखिए मिश्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की मिली जुली सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है। मैं इसे दूसरे शब्दों में यह कहता हूं कि उन्हें शऊर ही नहीं आता लोगों को साथ लेकर चलने का। वे कहते जरूर हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार चलाने का उनका अतीत में कोई अनुभव, कोई तजुर्बा रहा नहीं ऐसा। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक छत्र राज था उनका, पार्टी का पूर्ण बहुमत था। वैसे भी गुजरात में तो दो पार्टियों की हमेशा सरकार रही है, या तो कांग्रेस की या बीजेपी की। नरेंद्र मोदी को वहां भी ये तजुर्बा नहीं हुआ। 2014 और 2019 में भी वे प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्हें ये मौका नहीं आया कि साथ में किसी को लेकर चलना पड़े, सत्ता के कड़ाह में से हलवे का कुछ बंटवारा करना पड़े। तो इस सब की उन्हें आदत नहीं है, उन्हें तजुर्बा भी नहीं है, उन्हें शऊर भी नहीं आता इसका। इसलिए आपने मंत्रिमंडल में देखा कि शुरू में हम और आप सब लोग कयास लगा रहे थे कि जो खास खास मंत्रालय हैं वे शायद सहयोगी दलों में बांट दिए जाएं, कम से कम एक आध तो कोई ऐसा मंत्रालय हो जो कायदे का हो, जो जेडीयू या टीडीपी में से किसी को मिल जाए। वो भी नहीं हुआ। अब जो पहला अवसर आने वाला है जिसमें उनकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी, वो आपने जिसका जिक्र किया स्पीकर पद के चुनाव का है। क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार से जिस तरह सदन को संचालित करवाते रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यद्यपि लोकसभा का स्पीकर दल की सीमाओं से ऊपर होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो सदन का संरक्षक होता है, वो गार्डियन होता है सदन का। लेकिन हमने देखा कि ओम बिरला ने जिस तरह की भूमिका अदा की, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद के रूप में काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनका चाबुक, उनका अनुशासन का हंटर सिर्फ विपक्षियों पर चलता था। पूरे 10 साल यही लोकसभा में रहा। नरेंद्र मोदी ने चाहा, उनकी सरकार ने चाहा तो शोर शराबे में बिल पास होते रहे। सरकार ने चाहा तो 150 सांसद निलंबित कर दिए गए, सदन के बाहर फेंकवा दिए गए, और फिर सरकार ने अपना कामकाज निपटा लिया, चाहे वो वित्त विधेयक पास कराना हो या अन्य आईटी एक्ट जो आने वाला है वो उन्होंने इसी तरह पारित करा लिया। अब नरेंद्र मोदी को घबराहट इस बात की है कि कहीं हमारी मर्जी का लोकसभा अध्यक्ष नहीं हुआ तो एक तो इस बार संख्या वैसे ही कम है खुद की, दूसरे ट्रेजरी बेंच के सामने बैठने वाली भीड़ बहुत बढ़ गई है। अब तक तो सिर्फ आधा सैकड़ा कांग्रेसी सांसद थे, अब तो दुगने हो गए।
समाजवादी पार्टी के 37 सांसद होंगे, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दल होगा सदन में। तो मोदी सरकार की खुद व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की घबराहट यह है कि सदन में विपक्ष का सामना करने के लिए कम से कम एक हेडमास्टर तो अपना हो। अगर वो भी कहीं निष्पक्ष हुआ, वो भी कहीं रेफरी या एम्पायर उसको मानना चाहिए, जो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। कि हम अगर खेल की भाषा में, खेल की परिभाषा में बात करें, तो एम्पायर या रेफरी का काम किसी एक पार्टी, किसी एक खिलाड़ी के पक्ष में विसिल बजाना नहीं होता, न वो आउट का निशान उंगली दिखाता है, उसे न्याय संगत कार्रवाई करनी होती है। वही भूमिका स्पीकर की है। तो नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि एनडीए के घटक दलों में से भी अगर किसी और दल का स्पीकर हुआ, तो वो भी उनकी मनमर्जी से, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, वो वाला स्पीकर तो नहीं होगा। तो राम जी चाहते हैं कि ये चाबी भरने वाला खिलौना भी इन्हीं का हो, इन्हीं की दुकान का, यानी इनकी पार्टी का। जबकि तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने ये कहकर एक दांव तो चल ही दिया है कि एनडीए गठबंधन का होना चाहिए, यानी अब या तो तेलुगु देशम का होगा या जनता दल यूनाइटेड का होगा। एक इसमें उम्मीद की किरण हम देख सकते हैं, जिस पर शायद समझौता हो जाए कि डी पुरंदेश्वरी, जो कि तेलुगु देशम के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की साली साहिबा हैं, एनटी रामाराव की सुपुत्री हैं, उनके नाम पर हो सकता है चंद्रबाबू नायडू भी विरोध न कर सकें, क्योंकि रिश्ते वाली बात है। लेकिन डी पुरंदेश्वरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं। तो इस तरह से कोई एक समझौता कैंडिडेट का नाम सामने आ सकता है। लेकिन अगर तेलुगु देशम अड़ी रही, तो ये ऐसा मौका होगा सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का, कि जो विपक्ष है वो तो एकजुट है ही, उसने कहीं अपना दांव चल दिया और स्पीकर के चुनाव में ही सरकार को कहीं लेने के देने पड़ जाए, तो सरकार खुद ही संकट में आ जाएगी। सरकार का बहुमत साबित नहीं होगा कि अगर आप अपना स्पीकर नहीं जितवा पा रहे हैं, अर्थात आप अल्पमत में हैं, सरकार संकट में आ जाएगी। तो उनकी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से स्पीकर अपनी मर्जी का बनवा लें, अपनी पसंद का बनवा लें, जो उनके कहने से, उनके हाथ की, उनके डोर की कठपुतली बनकर काम करे। जब वे इशारा करें तो विपक्ष की बेंचों के नेताओं के माइक म्यूट कर दिए जाएं, जब वे इशारा करें निलंबित कर दिए जाएं सांसद। यद्यपि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक म्यूट करने की। अब किसी लोकसभा अध्यक्ष की, चाहे वो भले ही बीजेपी का हो, अब वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा, मार्शल को बुलाने से पहले, सदन से विपक्ष के नेताओं को बाहर करने से पहले। तो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन कठिन होने वाले हैं। बहुत आसानी से वे सरकार नहीं चला पाएंगे, कदम कदम पर उन्हें कांटे मिलने वाले हैं। जी बुशरा साहिबा। बिल्कुल। और अभी भले ही वो वाराणसी जाकर फिर से ही वही तमाम, आप देखें कि ये दिखाने की कोशिश है बारहा, जब से सरकार बनी है तब से, चाहे वो शपथ ग्रहण समारोह हो, उसको कैसे इवेंट बनाया गया, उसके बाद चाहे वो अपने दफ्तर गए हों दिल्ली में, तब आपने देखा, अब वो जब वो इटली गए तब हमने देखा, अब वो वाराणसी गए हैं तब हमने देखा, और उसके अलावा चाहे जब मंत्रिमंडल बनाया गया, और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए एनडीए की भले ही सरकार है, हम 240 है, मोदी बाल हरा हुआ है, वो कि नहीं है, लेकिन जब जब वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तब तब वो ये बता रहे हैं, डरे हुए हैं, और के साथ जो है उधर साफ तौर पर सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा कोई बीजेपी, क्या आपको लगता है नाम क्या है सामने ला सकती है, और अगर ऐसा है तो फिर आगे? आपकी आवाज बहुत कट रही है बुशरा जी, एक बार सवाल आखिरी वाला दोहरा दीजिए। जी, क्या ओम बिरला की मैं बात करें का नाम अगर सामने तो फिर क्या बनती हुई देख रहे हैं? देखिए, ओम बिरला को भी लोकसभा अध्यक्ष बना सकते हैं, बहुमत उनके पास है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के पास तो बहुमत है ही, और उस गठबंधन का सबसे बड़ा दल होने के नाते प्राथमिकता के तौर पर बीजेपी की मंशा को ही सबको स्वीकार करना होगा।
अगर वे ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहेंगे तो मुझे कोई बड़ी बाधा दिखाई नहीं देती उसमें, जब तक कि कोई वैसा भितरघात ना हो जाए कि एकदम सरकार ही संकट में आ जाए। तो वैसा भितरघात करने की स्थिति में अभी एनडीए गठबंधन का और कोई दल है नहीं। बाकी जो छोटे मोटे दल हैं, एक एक दो दो सांसदों वाले, वो क्यों चाहेंगे, वे क्यों चाहेंगे इस वक्त सरकार गिर जाए। इसलिए ओम बिरला उनके टाइम टेस्टेड व्यक्ति हैं, जिन्हें पहले वे आजमा चुके हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ओम बिरला अपने विवेक से कोई काम नहीं करते। उनने पिछले दिनों ये साबित किया है। उन्होंने सदन में एक सांसद द्वारा दूसरे सांसद के प्रति धर्म के आधार पर की गई ऐतिहासिक आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज तक कोई कार्रवाई रमेश बिधूड़ी पर टिप्पणी करने वाले द्वारा की गई टिप्पणी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दानिश अली पर जो उन्होंने की थी, तो वे जानते हैं कि ओम बिरला ज्यादा हमारे लिए कारगर रहेंगे, क्योंकि नए आदमी पर, पार्टी के भी भीतर के किसी नए आदमी पर दांव चलने से पहले सोचना तो पड़ेगा कि पता नहीं ये उसी तरह से चलेगा कि नहीं। पर ओम बिरला के बारे में वे मुतमईन हैं। उन्हें भरोसा है कि वे जैसे चाहेंगे वैसे कठपुतली की तरह इनसे लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी पर बिठाकर काम निकाल लेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है, अभी तक ओम मेरा बिरला, आकलन यही है। लेकिन जी राकेश जी, सवाल ये है कि अगर ओम बिरला का नाम सामने आता है और अगर इसी तरह से बीजेपी अपनी मनमानी करती रही, चाहे वो हम मंत्रिमंडल की तस्वीर को देखें या अभी अगर लोकसभा स्पीकर के नाम को अगर देखें, तो ये आखिर मनमानी कब तक चल पाएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी ये पता है कि उनकी उनकी सरकार 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, जिसमें अगर बड़ी बैसाखी माने तो वो टीडीपी है, क्योंकि उनके 16 सांसद हैं। और वो इस तरह का खतरा कब तक आखिर मोल लेते रहेंगे, जहां विपक्ष भी इतना मजबूत है, विपक्ष के पास भी कोई नंबर इतने कम नहीं है कि अगर इधर से उधर 2 दल चले जाते हैं तो वो सरकार बना सकते हैं, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और अगर ओम बिरला का यहाँ नाम आता है तो क्या विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? और साथ में विपक्ष का ये भी कहना कि डेप्यूटी स्पीकर उनका बनाया जाए, क्या आपको लगता है ये मांग मानी जाएगी? देखिए, जिस तरह की हठधर्मी राजनीति रही है अब तक नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की, वो हठधर्मिता तब तक तो चल रही थी जब उनके पास प्रचंड बहुमत था, 303 सीटें थी। लेकिन इस बार तो वे खुद दूसरों के सहारे सरकार चला रहे। उनके कुर्सी के 2 पाए, एक टिपाई जैसी कुर्सी है जिसमें 3 पाए हैं, जिसमें 2 पाए दूसरों के हैं। वे कब अचकचाकर टेढ़े मेढ़े हो जाएं या निकल जाएं, वहां से चल पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनमानी करने से पहले तो नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा क्या वे सचमुच मनमानी करें। ओम बिरला को चुनकर वे कोशिश यही करेंगे कि वे जैसे चाहें वैसे सदन को चलाएं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अब लोकसभा अध्यक्ष किसी को भी बना लें नरेंद्र मोदी, चाहे ओम बिरला को बना लें या अपनी पसंद के किसी भी दूसरे व्यक्ति को, अब विपक्ष उनके इस डरावने उसमें उसमें डर में नहीं आने वाला है कि आप सत्ता में बैठे हैं इसलिए आपकी पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष है, इसलिए आप जैसे चाहे वैसे विपक्ष को हाँक लेंगे। ये तो अब उन्हें भूलना पड़ेगा। आप पहले दिन से देख लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष कोई भी बने, उसके तेवर, उसके तौर तरीके विपक्ष के प्रति कितने सम्मानजनक होंगे, कितने अदब से वे विपक्ष को देखेंगे, ये आप देख लीजिएगा। हमने वो दृश्य भी देखे हैं, किस अपमानजनक तरीके से ओम बिरला विपक्ष के नेताओं को डांटते डपटते थे, चुप कराते थे, माइक म्यूट करते थे। वो सब अब नहीं कर पाएंगे। जहां तक सवाल सदन में उपाध्यक्ष का, डिप्टी स्पीकर का है, उसके लिए जरूर सौदेबाजी हो सकती है। अगर ज्यादा जिद पर नहीं अड़े नरेंद्र मोदी, थोड़ी सी सामंजस्य की राजनीति करने की मंशा उनकी हुई, उन्होंने इस बात को समझा, रियलाइज किया कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम खुद दूसरे 2 कंधों पर हाथ रखकर चल रहे, तो फिर हमें डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे देना चाहिए। परंपरा रही है हमेशा से, विधानसभाओं में भी ये परंपरा रही है कि जो विपक्षी दल है, सबसे बड़ा दल है, उसको डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाता है। अब देखना होगा नरेंद्र मोदी इसे मानते हैं कि नहीं, इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि नहीं। गेंद अब उनके पाले में है। इंडिया गठबंधन ने अब पिंग पोंग की गेंद उनकी तरफ छोड़ दी है। वे कैसे वापस करते हैं ये देखना होगा। जी जी,
लोकसभा की इस बार की तस्वीर को पहला सत्र होने जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? अग्नि परीक्षा क्या आपको लगता है शुरू होगी स्पीकर पद से को लेकर और फिर उसके बाद बहुमत साबित करने तक और उसके बाद माना कि ये इम्तिहान पास हो लेते हैं और इम्तिहान पास कर लेते हैं नरेंद्र मोदी, तो सदन फिर कैसे चलेगा? क्योंकि मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको लेकर इंतजार कर रहा है विपक्ष और खास मैं यहाँ एक नाम लूंगी क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, राहुल गांधी। और जी। राहुल गांधी को अगर वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाता है जिसकी मांग लगातार कांग्रेस कर रही है, उनसे रिक्वेस्ट की है और एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव भी पारित किया गया था और उम्मीद है कि शायद वही बनेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं। नरेंद्र मोदी को अमित शाह की तो उसकी आदत ही नहीं है, वो तो एक तरह से तानाशाही जो उनका पूरा रवैया है वो आपको लोकसभा के अंदर और बाहर दोनों देखने के लिए मिलता है और किस तरह से बिल्स पास कराए जाते हैं, जो सब कुछ होता है जेपीसी की मांग जिस तरह से लगातार विपक्ष उठाता रहा पिछली बार भी, वो सब मांगे नहीं मानी गई, लेकिन इस बार ये तमाम मुश्किलें उनका इंतजार कर रही है जिनकी उन्हें आदत ही नहीं है। देखिए, इस सरकार की अग्नि परीक्षा तो हर दिन होगी। जिस दिन भी सदन बैठेगा, संसद का सत्र शुरू होगा, हर दिन हर मौके पर जब भी किसी बिल को पास करने का मौका आएगा, कोई प्रस्ताव पास करने का मौका आएगा, मतदान की नौबत आएगी, हर वो दिन उनके लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा। इसमें से पहला चरण आने वाला है लोकसभा स्पीकर का चुनाव। उसके बाद उन्हें विश्वास मत भी साबित करना है। देखा जाए तो तकनीकी रूप से तो नरेंद्र मोदी अब तक अपनी पार्टी की संसदीय दल के नेता भी नहीं है, बुशरा साहिबा। हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया हमारे देश में कि सरकार बनाने से पहले संबंधित राजनीतिक दल, उसके जो चयनित निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे अपना नेता चुनते। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी ने उस स्टेप को लांग कर सीधे अपने आप को एनडीए का नेता चुनवा लिया। उसके बाद जो बैठक हुई उसमें भी मुख्यमंत्रियों तक को बिठलवा दिया, जबकि संसदीय दल की बैठक में सिर्फ सांसद मौजूद रह सकते हैं, मुख्यमंत्रियों का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। तो अभी तो नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय दल में यानी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल में खुद को नेता चयनित करवाना है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग ये भी मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उस बैठक में गुप्त मतदान होना चाहिए। यद्यपि नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कोई गुप्त मतदान हो, सीक्रेट बैलेट हो भी नहीं सकता, कुछ नहीं। वरना पता लगा आज सांसदों ने मोदी खिलाफ वोट दे दिया, नितिन गडकरी को दे दिया या किसी और को दे दिया, तो वो तो संभव नहीं है। शिवराज सिंह को भी दे सकते हैं, लेकिन जब विश्वास मत के लिए सदन में जाएंगे तब उनको सब तरफ से कील कांटे इतने दुरुस्त रखना पड़ेंगे कि जरा सी भी बारीक सुराख से सरकार गिर सकती है। चलिए, विश्वास मत भी पास प्राप्त कर लिया आपने, उसके बाद सदन का काम तो बिल पारित कराना है, विधेयक आएंगे, कानून बनाना है। हमारी संसद का काम तो जब संसद का काम निरंतरता में आएगा, अभी आईटी बिल रखना उन्हें फिर से शायद संभवतः पिछली संसद में पास नहीं हो पाया था, ऐसे अनेक काम करने हैं सरकार को। जब वे बिल रखे जाएंगे तब आप देखिएगा उससे पहले कितनी मशक्कत करना पड़ेगी सरकार को। अपने सारे घटक दलों की बैठकें बुलानी पड़ेगी, बाड़ाबंदी करना पड़ सकती है, कभी किसी विधेयक पर मतदान की नौबत आ गई तो। अब वैसा नहीं कर पाएंगे जैसे किसान बिल को हरिवंश जी ने शोर शराबे में ध्वनि मत से पारित करा दिया था। अब तो शोर भी ट्रेजरी बेंच के सामने से उतना ही डेसिबल का उठेगा, ध्वनि को मापने का जो भी पैमाना होता है उतना ही शोर उठेगा जितना सत्ता पक्ष से, क्योंकि संख्या में बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की अग्नि परीक्षा तो हर दिन होनी है और इस मौके पर उस शख्स का जिक्र करना बेहद जरूरी है जिसका आपने उल्लेख किया, जिसका जन्मदिन है। राहुल गांधी उसका नाम है। आज की तारीख के राहुल गांधी 4 जून से पहले के राहुल गांधी से बिल्कुल अलहदा है। वैसे तो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पहली जिस दिन शुरू की थी उस दिन के बाद से उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, उनका जो कायांतरण होता रहा, उसकी चरम परिणति थी 4 जून के परिणाम। इसलिए एक नागरिक के तौर पर हम लोग भी उन्हें शुभकामना दे सकते हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता तो उन्हें भी शुभकामना देते। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा भी खत्म नहीं हुई है बुशरा साहिबा, वे निरंतर एक यात्रा में है। वो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो राहुल गांधी एक ऐसी यात्रा में है जिसमें वे किसी श्रांत भवन में टिकना नहीं चाहते। वे उस सीमा तक यात्रा में है जब तक इस देश में लोकतंत्र, संविधान, भाईचारा, आपसी सद्भाव पूरी तरह सुरक्षित न हो जाए। तो मुझे लग रहा है आज के दिन राहुल गांधी को और उनकी भूमिका को याद करना भी जरूरी है। और उनकी भूमिका शुरू होगी बुशरा जी जिस दिन वे नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, अगर बने तो। ये सवाल भी अभी पहेली बना हुआ है। संसद का सत्र शुरू होने में चंद दिन बाकी है और उससे पहले अनिवार्यता है कि विपक्ष को अपना नेता बनाना ही है। दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का यह है कि पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे काले दिनों में से गुजर रही थी। वो एक ऐसी अंधी सुरंग थी जिसमें उसके पास 50 सांसद थे। वो नियमानुसार नेता प्रतिपक्ष की पात्रता भी नहीं रखती थी। लेकिन आज की तारीख में तो 102, 103 सांसद हो गए हैं कांग्रेस के। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनते हैं या गौरव गोगोई या शैलजा या XYZ, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जैसा कि अभी उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे लगातार धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं राहुल गांधी को। आपने कल भी सुना कि मैंने उनको चेतावनी दी है कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। ये डिसिप्लिन है कांग्रेस का, ये आंतरिक लोकतंत्र है। भले वो सामने दिखावे को हो, भले राहुल गांधी अपनी ही मर्जी से अंतिम निर्णय लें कि उन्हें लीडर पोजीशन बनना है या नहीं बनना है, लेकिन प्रकट में तो सामने आपको बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि तुमको बनना है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी बन जाएंगे। उसके बाद के दृश्य भी देखिएगा सदन में। इधर प्रधानमंत्री बैठे नरेंद्र मोदी, मुश्किल से चुनाव जीते 1,52,000 वोटों से, अपनी ही पार्टी में 116वें नंबर पर हैं। बुशरा जी 241 सांसदों में माननीय नरेंद्र मोदी 116वें नंबर पर हैं मार्जिन ऑफ विक्ट्री में, विक्ट्री के मार्जिन में। और राहुल गांधी दोनों सीटों पर 3,80,000, 3,90,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो जब राहुल गांधी सदन में आमने सामने बैठेंगे तब देखना होगा कि राहुल गांधी 56 इंची सीने के साथ बैठे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 5.6 इंच का होगा। 56 में बीच में दशमलव का चिन्ह लग जाएगा। जी जी बिल्कुल। और वो कह नहीं पाएंगे इस बार एक अकेला सब पर भारी। वो डायलॉग भी वो रिपीट नहीं कर पाएंगे और ये भी नहीं कह पाएंगे कि इधर तो तमाम फौज है और मैं एक अकेला हूँ। वो तमाम जो डायलॉग्स हैं उनके, वो तमाम डायलॉग्स वो अब बोल नहीं पाएंगे। और उनको जमीन पर आकर अगर ये सरकार चलानी है तो जमीन पर आकर ही उनको सबको साथ लेकर ही उनको ये सरकार चलानी पड़ेगी। सबका साथ सबके विकास की बात उन्होंने बहुत कही है, लेकिन अपने विकास के लिए उनको सबको साथ लेकर चलना ही होगा, तभी उनका विकास हो पाएगा। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इंटरेस्टिंग बहुत ये भी होगा इस बार राकेश जी की अगर हम देखते हैं, एक तो हम अखिलेश यादव हमें देखने के लिए मिलेंगे, डिंपल यादव के साथ होंगे वो और अपने तमाम सांसदों के साथ होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी जी महुआ मोइत्रा का नाम मत भूलिए। महुआ मोइत्रा वो भी एक फायर ब्रांड स्पीकर हैं लोकसभा में। जी बिल्कुल। और महुआ मोइत्रा होंगी और वो पहले से कहीं ज्यादा अपने उस तेज में नजर आएंगी क्योंकि उनको किस तरह से निकाला गया और फिर वो जीत कर आई हैं, बड़े मार्जिन से जीत कर आई हैं। उसके अलावा कुछ दिन के बाद बायपोल्स में वायनाड से प्रियंका गांधी अगर जीत कर आती है, जिसकी उम्मीदें हैं कि वहां से वो जीत ही जाएंगी, वो जीत कर आती हैं तो बहन भाई की जोड़ी लोकसभा में देखने के लिए मिलेगी। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हमें राज्यसभा में देखने के लिए मिलेंगे और ऐसे ही तमाम बड़े चेहरे हमें लोकसभा और राज्यसभा में देखने के लिए मिलेंगे। और राज्यसभा लोकसभा की तस्वीर तो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप जैसे और हम जैसे पत्रकारों के लिए, आपका तो बहुत और मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव है, हम लोगों के लिए ये देखना, पार्लियामेंट कवर करना और देखना मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और वो 10 साल का जो एक लंबा अंतराल है वो शायद उस पर एक स्टॉप लगेगा और लोगों को बोलते देखना
और जवाबदेह बनाना सरकार को, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और क्या आपको लगता है राकेश जी की जितनी निगाहें सरकार पर होंगी उससे ज्यादा निगाहें अपोजिशन पर होने जा रही हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि लोगों ने अपोजिशन से इतनी ज्यादा उम्मीदें बांध रखी हैं, क्योंकि अपोजिशन ने पूरा नैरेटिव एक तरह से बनाया है इस इलेक्शन का, और उस नैरेटिव के जरिए एक तरह से उस सरकार को, उस चेहरे को जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं है, विष्णु का अवतार है, एक अकेले सब पे भारी है, 56 इंच का सीना है, वो तमाम चीजें जो है वो बिखर कर एकदम से धराशाही हो गई हैं, और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई है, और वो उसकी बानगी रिजल्ट में देखने के लिए मिली और अब हमें लोकसभा में देखने के लिए मिलेगी। देखिए, इस बार की लोकसभा तो बिल्कुल बदली हुई होगी। हमने कई नाम अभी याद कर लिए, बहुत सारे नाम अभी हमें याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वे सदन में जब होंगे और जब बोलना शुरू करेंगे खड़े होकर, तो सचमुच में अच्छे वक्ता दोनों तरफ से हैं। ऐसा नहीं सत्ताधारी दल या ट्रेजरी बेंच के पास अच्छे वक्ता नहीं है, वहां भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ज्यादा सबल और प्रबल होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। देखना ये होगा कि अब नरेंद्र मोदी सचमुच बदले हुए होंगे। देखना होगा सचमुच में जो बुशरा साहिबा सोच रही हैं या जो मैं सोच रहा हूं कि वे उस तरह के डायलॉग नहीं देंगे, क्या सचमुच में नहीं देंगे? अगर ऐसा होगा तो उन्हें अपने भीतर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में से बहुत सारी चीजें कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करना पड़ेगी। नरेंद्र मोदी को कितनी सारी चीजें डिलीट करना पड़ेगी। उन्हें एक बार तो सबसे पहले तो ये डिलीट करना पड़ेगा कि वे अवतार नहीं है। उन्हें ये डिलीट करना पड़ेगा कि वे अविनाशी नहीं है, वे दैवीय नहीं है, वे बायोलॉजिकल है, उन्हें ये मानना पड़ेगा नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्हें स्वीकार करनी पड़ेंगी और उनके भीतर तक, उनके अंतस में, उनके अंतर मन में, उनकी अंतरात्मा में बैठी हुई इन चीजों को, इन भावों को, इन भावनाओं को उन्हें बड़ी मुश्किल आएगी निकालने में। मुझे लगता नहीं है कि वे इतनी आसानी से बदल जाएंगे। हो सकता है हम सदन शुरू होने के 2-4 दिन बाद ही ऐसा एक आध डायलॉग सुन लें। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है कि वे कोई बहुत विनम्र, बहुत शालीन, बहुत सहज और स्वाभाविक सदन के नेता के रूप में सदन में दिखाई देंगे। जैसे ही उन्हें कोई पहला अवसर मिलेगा, कोई कमजोर बॉल मिली विपक्ष की तरफ से, विपक्ष ने कोई गलती की, विपक्ष के नेता ने कोई गलती की, तो हम और आप देखेंगे नरेंद्र मोदी अपने पुराने अवतार में फिर प्रकट हो जाएंगे। कम से कम मुझे उन पर इतना विश्वास है कि वे इतनी आसानी से बदल नहीं सकते। हाँ, अगर बदल सकते तो इससे थोड़ी सी सीटें और कम आती तो शायद वे आमूल चूल बदल जाते, शायद वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते तो बदल जाते। फिलहाल उनके पास ये आत्मविश्वास तो कायम है ही कि वे तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। वे नेहरू से मुकाबला करने चले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री लगातार बने थे, मोदी जी भी बन गए। यद्यपि मोदी जी का नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला नहीं है, क्षमा कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई मुकाबला नहीं है। पंडित नेहरू के पासन भी नहीं है नरेंद्र मोदी। उनकी विद्वता, उनके ज्ञान, उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और साख के मुकाबले मोदी जी को अभी बहुत यात्रा करनी है, बहुत काम करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार की जो संसद की रिपोर्टिंग है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम पत्रकारों के लिए भी बहुत दिलचस्प होगी, देखने लायक होगी। कई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। अच्छे वक्ताओं में हम गौरव गोगोई का नाम लेना भूल गए थे, वे भी सदन में होंगे। और ये भी हो सकता है, आप जो लीडर अपोजिशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है गौरव गोगोई, राहुल गांधी अगर स्वीकार न करें तो गौरव नेता प्रतिपक्ष हों। तो अभी ऐसे कई दृश्य आने हैं संसद में, देखना है, इंतजार करते हैं हम। जी बिल्कुल, लेकिन अग्नि परीक्षाओं की जो है वो एक झड़ी नरेंद्र मोदी के सामने लगने वाली है, जो उन्होंने 2014 और 2019 में जिस तरह की उनकी सरकार रही, 2019 में 303 सांसदों के साथ अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन इस बार पूरी कहानी बदल चुकी है। इस बार वो बैसाखियों पर टिके हुए हैं, इस बार उनकी संख्या 240 है, इस बार वो डिपेंडेंट हैं, इस बार वो दूसरों के रहमो करम पर हैं, ये कहा जा सकता है। अगर वो रहमो करम कहीं और चले जाएं और
और किसी और पर बरस जाएं और किसी और पर हो जाएं तो सरकार वहां पर भी बन सकती है। और जितनी पार्टियां आप इंडिया गठबंधन में आप देख रहे हैं, उन तमाम पार्टियों को आप देखें, वो अपने अपने स्टेट के चेहरे हैं, अपने अपने स्टेट में उनका वर्चस्व है, और या तो उनकी सरकारें हैं या फिर वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में हैं। तो वो उस तरफ अगर हम देखते हैं तो वो तमाम चेहरे आप ये देखिए कितने मजबूत चेहरे हैं और कितने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं वो उधर हैं। तो ये अगर हम ये कहें कि सारे चाणक्य, जिनकी चाणक्यगिरी एक तरह से हम कह सकते हैं इस इलेक्शन में पूरी तरीके से फेल हो गई है, क्या वो चाणक्य फिर से अपनी वो चाणक्यगिरी दिखाएंगे? क्योंकि लगातार उनका नाम जो है वो लिया जाता है, और अगर ऐसा ही होता तो वो नरेंद्र मोदी को 10 लाख का जो टारगेट रखा गया था कि जिताएंगे, 80 पार यूपी में आएगी, 400 पार पूरे देश में वो लेकर आएंगे एनडीए के साथ, और 370 अपने दम पर लेकर आएंगे, वो सब कुछ हमने देखा। वो तमाम चीजें पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। फिर भी क्या आपको लगता है डॉक्टर राकेश पाठक जी कि ये कोशिशें लगातार बीजेपी की तरफ से की जाएंगी, वो अपनी चित परिचित जो उसकी पूरी की पूरी अंदाज है वो उससे वो बाज नहीं आने जा रहे हैं, और इसी का डर जो उनके सहयोगी दल हैं उनको सता रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकार में तो शामिल हैं, हमारी ही पार्टी तोड़ ली जाए। और ऐसे एक नहीं अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जहां पार्टियों को तोड़ा गया, सरकारों को गिराया गया, और वो अब पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। देखिए बुशरा जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में या मोदी शाह की इस वक्त की जो राजनीति है उसके बारे में कहना हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वे रिवर्स पारस पत्थर हैं। वे जैसे छू लेते हैं उसे पत्थर बना देते हैं बजाय सोना बनने के। आज तक जितने सहयोगी दल उनके रहे, आप पूरी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए, आज किस हैसियत में है। अकाली दल देख लीजिए, आप बीजू जनता दल देख लीजिए, जगन मोहन की वाईएसआर देख लीजिए, बहुत लंबी सूची है। शिवसेना को देख लीजिए, उन्होंने जिसका साथ लिया उसी को खत्म कर दिया, या तो उसकी पार्टी को तोड़ दिया, फोड़ दिया, या उसका वैसे वजूद खत्म कर दिया। ये सारे खतरे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी जानते होंगे, इन खतरों से आगाह वे होंगे ही। लेकिन इससे ज्यादा बड़े मुद्दों की और तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ज्यादा बड़े मुद्दे ये हैं कि इन दोनों बड़ी पार्टियों के जो सैद्धांतिक विषय हैं, उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है, वो आगे चलकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। हम सब जानते हैं तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू वे जिस तरह की नीतियों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हुए हैं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी तो किसी तौर पर उससे सहमत नहीं हो सकती। वे हज यात्रा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान देने की बात करते हैं, वे मुस्लिमों को आरक्षण की बात करते हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ सैद्धांतिक विषय हैं जिनमें महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना। नीतीश तो वो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश की पार्टी तो वो पार्टी है जिसने इस देश के इतिहास में पहली बार जातिगत जनगणना करवाकर उसके आंकड़े जारी किए थे। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी तो इसके विरोध में है, वे तो इसे जातिवाद बढ़ाने का काम बताते हैं। इसी तरह अग्निवीर को लेकर बात हो चुकी है, नीतीश कुमार की पार्टी कह चुकी है इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। एक और गंभीर विषय है, तेलुगु देशम के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र नारा लोकेश खुद विधायक हैं, वे बाकायदा पेगासस की जांच की मांग कर चुके हैं। अब पेगासस कितनी दुखती रगे नरेंद्र मोदी की, ये हम सब लोग जानते हैं। पेगासस के अगर परतें खुली पेगासस की तो कौन लपेटे में आएगा उसके? सीधे सीधे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। तो नारा लोकेश ने जब ये मांग की, तेलुगु देशम के विधायक ने, उसमें भी चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र हैं, वे साधारण विधायक नहीं है। जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके मोबाइल पर पेगासस लगाया गया था, उनकी जासूसी हुई थी पेगासस के जरिए, कल वे फिर अगर यही मांग करेंगे तो सदन में क्या दृश्य उपस्थित होगा? उनके हवाले से ही अगर विपक्ष के नेता ये कहेंगे कि अब तो आपकी सरकार में शामिल दल पेगासस मामले की जांच की मांग कर रहा है, बताइए मोदी जी आपकी क्या राय है? तो ये सारी चाणक्यगिरी रखी रह जाएगी। वैसे भी चाणक्य के कहीं आसपास कोई नहीं ठहरता, चाहे उस व्यक्ति का नाम अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो।
चाणक्य अपने समय के, अगर वे थे, यद्यपि चाणक्य के होने पर भी प्रश्न चिन्ह है कि वाकई में वो कौन थे, कैसा व्यक्तित्व था उनका, लेकिन हम मान लेते हैं कि आदर्श राजनीतिक व्यक्तित्व अगर कोई चाणक्य नाम का था, तो अमित शाह उसके दूर दूर तक भी कहीं नहीं फटकते। और 2024 के लोकसभा चुनाव ने जब बता दिया है कि उनकी सारी राजनीति जनता ने फेल कर दी है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, राजद ने, इन सब लोगों ने मिलकर, डीएमके वगैरह ने उनके चाणक्य शास्त्र को धराशायी कर दिया है। अब आपका जो सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या वे इससे बाज आएंगे, मुझे लगता है कि वैसे तो वे बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसका मूल चरित्र जो होता है वो उसे छोड़ता नहीं है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का मूल जो स्वभाव है वो है पूर्ण सत्तावादी, सर्व सत्तावादी। उन्हें हर राज्य में, हर जगह, पंचायत से लेकर लोकसभा तक, सब जगह अपनी एक छत्र सत्ता चाहिए। इसलिए तोड़फोड़ की राजनीति से वे बाज नहीं आएंगे और उनका अगला शिकार उनके अपने यही सहयोगी होंगे जिनके सहारे पर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने सरकार बना रखी है। अब देखना ये होगा कि ये लोग कैसे बच पाते हैं इससे, ये लोग अपने आप को कैसे बचाए रख पाते हैं, क्योंकि इनकी समस्या केंद्रीय राजनीति नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति नहीं है। उनकी असली समस्या है अपने राज्यों में बचे रहने की। आज जगन मोहन रेड्डी अपने राज्य में ही कुछ नहीं बचे हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में वे क्या करेंगे? आज बीजू जनता दल के नवीन पटनायक अपने राज्य में ही गिनती लायक नहीं बचे हैं, तो अब वे क्या करेंगे? शिरोमणि अकाली दल पंजाब में नाम लेवा नहीं बचा है, तो वे बीजेपी के साथ क्या कर पाएंगे? ये सारे उदाहरण चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने होंगे। उन्हें अपनी राजनीति अपने राज्यों में करनी है, वहां बचे रहेंगे तब तो केंद्र में किसी के सहयोग लायक रहेंगे। तो वे कोशिश करेंगे कि इस महासमुद्र में डूब न जाएं, बीजेपी नाम के इस डायनासोर का ग्रास न बन जाएं, इसका कौर न बन जाएं, उससे पहले अपने आप को बचाना है। ये एहतियात बरतना अब उनका काम है। और आपको बुशरा जी याद होगा, जब ये पार्टियां बीजेपी को समर्थन दे रही थी 4 जून के बाद, तो जयराम रमेश ने लंबी सी एक ट्वीट के जरिए ये सारी घटनाएं याद दिलाई थी। और जयराम रमेश ने ही क्यों, तमाम सारे पत्रकारों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने याद दिलाया था कि बीजेपी का साथ जिसने लिया वो डूब ही गया है। तो इसलिए इनसे बचने की जरूरत है। फिर भी वे उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तजुर्बा उन्हें भी करके देख लेना चाहिए जी, कि क्या आपको दंग लगता है दंग दंग लगता है कि नहीं लगता। जी, क्या आपको लगता है कुछ चीज़ों का इंतज़ार किया जा रहा है? क्योंकि अगर जब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश एक तरह से ये माना जा रहा है कि बैंकरप्ट पूरी तरीके से है, उन्हें बड़े आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है जो उन्हें केंद्र सरकार से चाहिए। और इसके साथ-साथ विशेष राज्य का दर्जा जो आंध्र प्रदेश लगातार माँगता रहा है, इसके साथ-साथ नीतीश कुमार की भी ये माँग है, बिहार की भी ये माँग हमेशा से रही है कि आर्थिक पैकेज भी वहाँ दिया जाए और उसके साथ-साथ उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके साथ क्या आपको लगता है आने वाले जो 3 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में तो अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र, इन तमाम चीज़ों का क्या इंतज़ार किया जा रहा है? और उसके बाद आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन कोई बड़ा फैसला ले सकता है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा? क्योंकि साफ तौर पर अभी हम देखें हरियाणा और महाराष्ट्र में तो बहुत मजबूत स्थिति में है। और जिस तरह के नतीजे लोकसभा के आए हैं, अगर उसका अगर सीधे तौर पर आकलन कर लिया जाए, तो लग रहा है कि आने वाले वक़्त में महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिस तरह के अभी के हालात हैं। तो आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इन तमाम चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है और उस वक़्त क्या टीडीपी और जेडीयू भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार भी लगातार खामोश हैं। नीतीश कुमार भी नाराज़ बताए जा रहे हैं, हालाँकि प्रधानमंत्री के साथ अभी वो नज़र आए। लेकिन उसके साथ-साथ उनकी माँग भी ये है कि वहाँ पर भी चुनाव 2024 नवंबर तक का इंतज़ार ना किया जाए, बल्कि चुनाव इसी साल कराए जाएँ ताकि जो उनको सीटें आई हैं, उसका फ़ायदा उन्हें मिले और वो बड़े भाई की भूमिका में ही रहें वहाँ पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन अभी जल्दी में नहीं है। वे राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं,
कि ये सरकार कभी भी गिर जाएगी। कभी संजय राउत कह देते हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे, आज आप बता रहे राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है, उसमें भी कहा है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा मोदी को सरकार चलाने में। लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से सरकार को गिराने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। वो चाहेगा कि एनडीए सरकार अपने ही बोझ से गिर जाए, उसके ही सहयोगी दल उनमें से कोई साथ छोड़े और सरकार गिरने की नौबत आए। इस दरमियान जिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने में होने हैं, उसका इंतजार भी इंडिया गठबंधन कर रहा होगा। जैसा कि आपने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों को ही ऐसे फैलाकर देखें विधानसभा सीट वार, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में तो कांग्रेस और उसके साथी सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, शरद पवार, कांग्रेस किसी कोशिश में नहीं है कि 4 महीने पहले सरकार गिरा दी जाए एक नाथ शिंदे की। उन्हें भरोसा है कि हम जनता के वोटों से ही चुनकर आ जाएंगे, तो अभी 3 महीने और गुजार लेते हैं। 2 ढाई महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। तो मेरा आकलन भी यही है कि इंडिया गठबंधन धीमे धीमे इन 3-4 महीनों को निकलने देना चाहते हैं। इसके बाद अगर इन राज्यों में सरकारें बना पाते हैं, 3 में से तीनों में या 3 में से 2 में, तब भी उनका मनोबल बढ़ेगा, बीजेपी की नैतिक ताकत कम होगी, नरेंद्र मोदी का अहंकार और टूटेगा, और इस बीच में उनके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी रिश्तों में जो भी थोड़ी बहुत खटपट शुरू हो गई, या प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, हम नहीं जानते। जैसा भी कुछ होगा तब निर्णय लेगी इंडिया गठबंधन की जो गुटबाजी है, उनका जो अपना गुट है, वो तय करेगा कि सरकार को चलते रहना या और बाधाएं खड़ी करनी है। सरकार गिराने की एकदम स्थिति में अभी इंडिया गठबंधन नहीं है कि कांग्रेस आज की तारीख में चाहे या समाजवादी पार्टी आज की तारीख में चाहे अपने तय इस सरकार को गिरा ले, इस हैसियत में अभी नहीं है। उसके लिए उस पाले से किसी एक हिस्से का, किसी एक समूह का टूटना जरूरी है, चाहे वो नीतीश कुमार साथ छोड़ें या चंद्रबाबू नायडू छोड़ें। 10-15 सांसद भी उधर से अगर छोड़ गए तो सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी हो, खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, ये सारे लोग उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे होंगे। उनके मुताबिक शुभ घड़ी हमारे कोई लेना देना नहीं, सरकार 2.5 साल चले, 5 साल चले, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम हर घटना का आकलन करेंगे उस तरह से। लेकिन हाँ, लगता यही है कि ये सरकार बहुत आसानी से पूरा कार्यकाल तो नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल। बहुत सारे विश्लेषक तो मध्यवर्ती चुनाव की तरफ भी इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे विश्लेषकों का ये भी कहना है कि नेचुरली जब ये फॉल करेगी सरकार, नेचुरली ये जब गिरेगी सरकार, तभी इंडिया गठबंधन अपनी दावेदारी वहां पर पेश करेगा। और उसी की एक छोटी सी हम ये देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू में ये कहा है राहुल गांधी ने कि एक भी सहयोगी इधर से उधर गया और कहानी बदल जाएगी। अगर अंग्रेजी का उनका इंटरव्यू है तो उसका अगर हम ये लुब्बे लुबाब देखें तो लगभग उनका यही कहना है कि मूल रूप से एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना होगा, यानी कि एक भी अगर उधर चला जाता है तो कहानी बदल जाएगी, ये साफ तौर पर उनका कहना है। लेकिन वो अनैतिक नहीं दिखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी तस्वीर उस तरह की बने उभरे जिसकी बात जो है बीजेपी के लिए की जाती है। तो उनका इंतजार है कि नेचुरली ये जो संख्या बल है वो फॉर्म हो और इस तरह के हालात पैदा हो, या फिर वो इतने मजबूत विपक्ष के तौर पर हों कि उन्हें मजबूर होना पड़े, सामने जो सहयोगी दल हैं कि वो इतने अनकंफर्टेबल हो जाएं कि उनके साथ रहना उनके लिए दुश्वार हो जाए। क्योंकि आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी भी अगर देखें मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर वो जिस तरह की सियासत, सांप्रदायिक सियासत बीजेपी करती रही है, जो बुलडोजर का उसका वो न्याय करने का जो उसका तरीका है, वो तमाम चीजें तो अभी भी हम देख रहे हैं, वो चीजें तो बदली नहीं है। वो एक समुदाय के लिए जो नफरत का जो बीज जो बोया है वो हमें वक्त वक्त पर देखने के लिए मिल रहा है। अब एक तरफ जहां टीडीपी की बात करते हैं, जहां वो हाजियों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, जहां कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए जमीन देने की बात कर रहे हैं, जहां 4% आरक्षण की वो बात कर रहे हैं, मौजूदों को वो सैलरी देने की बात कर रहे हैं, ये तमाम उनकी उनकी फहरिस्त में शामिल है। उन्होंने कहा है ऐसा हम करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम सहयोगी जरूर हैं लेकिन हमारी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती हैं।
अगर इस तरह की नफरत की सियासत होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। तो क्या आपको लगता है इन तमाम सब चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन ये इंतजार कर रहा है कि ये तमाम चीजें ऐसी ही हो जहां ये दोनों दल अनकंफर्टेबल हो, जहां उनको लगे कि नहीं, हम साथ अब बीजेपी का नहीं दे सकते हैं, और उसी वक्त का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मूल ही सांप्रदायिक विचार है। उनकी मूल विचारधारा ही सांप्रदायिकता पर आधारित है। धर्मों में विभेद करना, भेदभाव करना, इसके बिना तो वे राजनीति कर नहीं सकते। अभी भी आप देखिए, मॉब लिंचिंग की घटना कल या परसों हुई है कहीं एक, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। धर्म को देखकर, वर्ग विशेष को देखकर प्रशासन कार्रवाई करता है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों में ये भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। केंद्र में बहुमत कमाया इसलिए बीजेपी बदल जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। उनका मूल विचार तो वही रहेगा। केसी त्यागी ने ठीक कहा है, उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। ये बिल्कुल सही बात है। जनता दल यूनाइटेड जो है, उनका तो विचार बीजेपी से बिल्कुल अलग है। वो तो एक तरह से सेक्युलर पार्टी है, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं वे। इसलिए आने वाले दिनों में इन लोगों को घुटन होने वाली है ही। तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू को बीजेपी के साथ चलते चलते हर घड़ी, हर मौके पर उसकी विचारधारा से टकराना पड़ेगा। हर बार उन्हें असहमत होना पड़ेगा। जब भी नरेंद्र मोदी ऐसी कोई बात कहेंगे, कपड़ों से पहचानने की बात कहेंगे, कब्रिस्तान शमशान की बात कहेंगे, और मैं पहले ही कह चुका हूं, वे इससे बाज नहीं आएंगे। जिस दिन अगली बार प्रधानमंत्री ऐसा कोई बयान देंगे, धार्मिक विद्वेष और दुर्भावना से भरा हुआ, उस दिन केसी त्यागी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से हम और आप पूछेंगे, अब बताइए आपका क्या विचार है इस भाषण पर, इस बयान पर। उस दिन उन्हें घुटन शुरू होगी। उस दिन उन्हें लगेगा कि उनका अपना मतदाता, उनका जो समर्थक तबका है, वो तो इस विचारधारा का नहीं है। उन्हें ये चिंता होगी कि वे अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहे तो अपनी जमीन खो बैठेंगे, अपना वोट बैंक खो बैठेंगे। राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसी अवसर की बात कर रहे हैं कि अपने आप प्राकृतिक तरीके से ऐसा कुछ हो, ये सरकार गिरे। यद्यपि हम एक पत्रकार के नाते हम स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन ने सरकार बना भी ली, तो हम और आप डीवी लाइव पर फिर यही चर्चा कर रहे होंगे कि सरकार कितने दिन चलेगी। जब ये सरकार सुरक्षित नहीं है, जिसमें एक पार्टी के पास 241 सीटें हैं, तो 103 सीटों वाले सबसे बड़े दल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार अगर बना भी लेगा कोई गठबंधन, तो वो सरकार कितनी सुरक्षित रहेगी? तब भी तो ये सारे सवाल आएंगे। फर्क उसमें बिल्कुल, सिर्फ इतना लेकिन एक होगा। छोटा सा फर्क ये हो जाएगा उसमें कि हम ये देखेंगे कि यूपीए 1 और यूपीए 2 जी, कांग्रेस को एक्सपीरियंस है ये गठबंधन की मैं उसी सरकारें पर आया। चलाने का, और उन्होंने सारे दलों को साथ लेकर सहमति बनाकर सरकारें चलाई हैं, और विचारधारा का मतभेद भी नहीं है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण यही फर्क है। यही दो अंतर मैं रेखांकित करना चाह रहा था कि कांग्रेस के पास जी यूपीए 1 और यूपीए 2 जैसी सरकारों को चलाने का तजुर्बा है, जबकि उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गठबंधन सरकार थी। लेकिन उनके तजुर्बे क्या थे, उसे भी याद कर लीजिए। पूरे समय या तो कभी जयललिता रूठी रहती थी, कभी ममता बनर्जी रूठी रहती थी, कभी अरुण जेटली किसी को मनाने जाते थे तो कभी सुषमा स्वराज किसी को मनाती थी। वो स्थिति यूपीए 1 और 2 में आमतौर पर देखने को नहीं मिली। बहुत ज्यादा रूठा मनाई कि कोई कोप भवन में बैठा है उसे मनाने जा रहे हैं, वैसा आमतौर पर नहीं हुआ। दूसरा अंतर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया गठबंधन में जो साझेदार दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे स्टालिन की डीएमके हो, चाहे तेजस्वी यादव की राजद हो, लालू यादव की, जितने भी बाकी सब दल हैं, वे सारे दल आज की तारीख में सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। वे समाजवादी विचारधारा में सबको समान दृष्टि से देखने वाले राजनीतिक दल और नेता हैं। यहां तक कि जो शिवसेना किसी जमाने में हिंदू कट्टरपंथी मानी जाती थी, वो उद्धव ठाकरे के अपने दौर में, उनके कार्यकाल में पूरी तरह सेक्युलर पार्टी बनकर उभरी है। तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों में विचारधारात्मक मतभेद और मनभेद नहीं है, वहीं एनडीए गठबंधन में मतभेद भी है और मनभेद भी है। इसलिए आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे, देखने लायक होंगे
कि जब कोई अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को जैसे बयान देगा किसी मंच से, जब कोई गिरिराज सिंह पाकिस्तान जाने की बात करेगा, तब देखना होगा नीतीश कुमार पर क्या बीतती है। तब देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू अपने मुस्लिम वोट बैंक की संतुष्टि के लिए कौन से तेवर दिखाते हैं। तो आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। ये सोप ओपेरा जी। जैसा हमको रोज एक नया एपिसोड इसका दिखाई देगा और हम और आप जैसे लोग फिर चर्चा करेंगे इस पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं आने वाले दिन और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक स्टेबल सरकार जो है वो देश को मिले, ताकि जनता ने 5 साल के इंतज़ार के बाद जो भी उनका फैसला था चुना है इस बार हंग पार्लियामेंट है। हालाँकि अगर देखें तो बदलाव की एक बयार बह रही थी और यही वजह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी, तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी, 1 करोड़ 7 लाख मतदाता बढ़ाने के बावजूद भी हर चीज़ हमने देखी है और महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मौजूद है, कैसे लाइट गई और उसके बाद 48 मतों से सिर्फ हरा दिया गया और उसके बाद की जो तस्वीर हमें दिख रही है वो भी आपके सामने, वो तमाम चीज़ों को हमें देखना चाहिए और उसके बाद 240 पर आकर टिकी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये समझा जा सकता है कि हवा इस बार बदलाव की थी, लेकिन जनता ने जो भी चुना है वो सराखों पर तमाम पार्टियों को होना चाहिए और उसका उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहिए और इज्जत भी करनी चाहिए। आगे देखना होगा कि लग ही रहा है कि ये सरकार जो है डेली वेजेस की सरकार होने जा रही है कि आज खैर-खैर से सब कुछ निकल गया, अगले दिन ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो देखना होगा। अब किसने नखरे किए और तब किसके नखरे अब उठाने पड़ेंगे, ये तमाम चीज़ें रूठने, मनाने, जाने-आने का सिलसिला हमें देखने के लिए मिलेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए कवर करना भी और देखना भी और विपक्ष की भूमिका खास तौर पर देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है इस बार और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये इस पर भी हमारी निगाहें लगातार लगी रहेंगी। लेकिन उससे पहले लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, क्या बीजेपी अपनी मनमानी करती है और करती है, तो फिर सहयोगी दलों का रुख क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।